हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 8 का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर साउंड को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने ये देखा था कि जो ध्वनि होती है यानी साउंड होती है, उसे माध्यम की आवश्यकता होती है गमन करने की। इसके साथ साथ हमने ये देखा था कि जो आपका कान होता है यानी ह्यूमन एयर जो होता है, वो किस प्रकार से कार्य करता है, किस प्रकार से किसी भी ध्वनि को वो डिटेक्ट करता है और मस्तिष्क तक पहुंचाता है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आए होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, यानी कंपन का आयाम, आवर्तकाल, आवृत्ति। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये देखा था कि ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है। बेसिकली जब भी हम ऑसिलेटरी मोशन या दोलन गति की बात करते हैं, तो यह वह गति है जिसमें टू एंड फ्रो मोशन होता है, यानी लगातार आगे पीछे मूव कर। जैसे कि अगर हम बात करें किसी रबड़ बैंड की, ठीक है, आपके पास एक रबड़ बैंड है, ठीक है, उसे आपने इसे खींच के कहीं पे लगाया। अगर आप इसे खींचे, प्लग करें, तो क्या होगा, जैसे आपने पीछे खींचा तो ये इस तरीके से पीछे मूव करेगी, फिर अपनी पोजीशन में, फिर आगे, फिर पीछे, आगे, इस तरीके से आगे पीछे मूव कर। इसी को हम क्या कहते हैं, ऑसिलेटरी मोशन यानी दोलन गति। तो बेसिकली दोलन गति क्या होती है, टू एंड फ्रो मोशन, बार बार इधर उधर आगे पीछे मूव करना ही दोलन गति होती है। इसके बाद हम आवृत्ति के बारे में पढ़ रहे थे। आवृत्ति यानी जिसे आप फ्रीक्वेंसी कहते हैं, इसका अर्थ है कि एक सेकंड में कितनी बार आवृत्ति हुई, वही फ्रीक्वेंसी होती है, यानी आवृत्ति होती है, कितनी बार दोलन गति हुई। ठीक है, एक सेकंड में कितनी बार दोलन गति हुई है, वही आपकी फ्रीक्वेंसी होती है। फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति की जो यूनिट है वो आपकी हर्ट्ज है। ठीक है, हर्ट्ज में इसे मापा जाता है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, हमने अभी क्या समझा कि ऑसिलेशन क्या होता है, ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है, इसके साथ साथ आवृत्ति क्या होती है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करें, आवृत्ति की बात करें, तो इसे आप इस डायग्राम से भी समझ सकते हैं। मान लीजिए कि ये क्या है, एक सेकेंड टाइम, एक सेकेंड टाइम में कितने ऑसिलेशंस हुए हैं ये आपको दिखाया। अब आप पहले वाली ये जो फिगर है इसमें देख सकते हैं कि अगर हम इसे पूरे को टाइम को एक जो है सेकेंड ले, तो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑसिलेशन कितने हुए हैं आप देख सकते हैं। तो आपके पास यहाँ 3 नंबर ऑफ ऑसिलेशन, यानी दोलन गति कितनी है, 3। वहीं अगर आप नीचे वाली फिगर में देखें तो यहाँ पे एक सेकेंड में 6 गतियां या 6 दोलन गति हुई। तो आपको यहाँ पे ये पता चलता है कि नीचे वाले केस में की जो फ्रीक्वेंसी है वो 6 हर्ट्ज है, ऊपर की कितनी है, 3 हर्ट्ज। इसका अर्थ क्या है, फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा है, नीचे वाली। ठीक है, हाई फ्रीक्वेंसी किसकी है, आवृत्ति किसकी ज्यादा है, नीचे वाले, क्योंकि प्रति सेकंड दोलनों की संख्या नीचे वाले केस में ज्यादा है, किसके कंपैरिजन में, ऊपर वाले केस की तुलना। अब हम बात करते हैं एम्पलीट्यूड यानी आयाम क्या होता है। बेसिकली जब हम आयाम की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि जो मीन पोजीशन है, ठीक है, मीन पोजीशन से सबसे ज्यादा जो डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, जो सबसे ज्यादा विस्थापन है, या हम ये भी कह सकते हैं कि किसी भी वेव की जो हाइट है, जो ऊंचाई है, ठीक है, जो मैक्सिमम हाइट है, उसी को हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। ठीक है, यानी जितना ज्यादा विस्थापन होता है, जो मैक्सिमम, सबसे ज्यादा, अधिकतम विस्थापन जो होता है, उसी को आयाम कहा जाए। जैसे कि आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं, ये आपके पास फिगर है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि अधिकतम विस्थापन पहले केस में, तो आप देख सकते हैं कि ये है, ये जो दूरी है ये क्या है, अधिकतम विस्थापन। इसी तरीके से नीचे वाले केस में ये आपका अधिकतम विस्थापन। तो ये क्या हो गया, इन वेव का एम्पलीट्यूड हो गया, इन तरंगों का क्या हो गया, ये एम्पलीट्यूड यानी आयाम हो।
तो यानी जितनी ज्यादा ऊंची वेव होगी या जितना ज्यादा विस्थापन होगा उतना ज्यादा एम्पलीट्यूड। ठीक है, अब अगर हम एम्पलीट्यूड की यानी आयाम की बात करें तो ये इससे हमें एक प्रॉपर्टी पता चलती, क्या पता चलती है, हमें ये पता चलता है कि वह वो वेव या वो वस्तु जिसका एम्पलीट्यूड कम होता है, ठीक है, तो वो उससे आपको कम ध्वनि सुनाई दे। वहीं ऐसी वस्तु या ऐसी वेव जिनका आयाम ज्यादा होता है, एम्पलीट्यूड ज्यादा होता है, तो वो ज्यादा साउंड प्रोड्यूस करती है, ज्यादा तेज ध्वनि प्रोड्यूस करती है, आपको ज्यादा तेज ध्वनि सुनाई देती है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि पहले केस में जो है विस्थापन नीचे वाली केस के कंपैरिजन में क्या है, कम है, यानी इसका एम्पलीट्यूड कम है। तो ये ऐसी वेव की जो है, ऐसी वस्तु की जो वेव बना रखी है जिससे आपको कम आवाज सुनाई दे रही है, यानी जो ध्वनि है वो कम है। ठीक है, वो कम है, हल्की ध्वनि आ रही। वहीं अगर हम नीचे वाले केस की बात करें तो नीचे वाले केस में आप देख सकते हैं ऊपर वाले केस के कंपैरिजन में ज्यादा विस्थापन। ठीक है, विस्थापन क्या है, ज्यादा है। तो ये जो वेव है वो ऐसी वस्तु की है जो कि ज्यादा तेज साउंड या ध्वनि उत्सर्जित करे। ठीक है, तो जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा उतना ज्यादा तेज या लाउडर साउंड होगी, और जितना कम डिस्प्लेसमेंट होगा, जितना कम विस्थापन होगा या जितना कम एम्पलीट्यूड होगा या आयाम होगा, उतनी जो है ध्वनि आपको हल्की या मंद सुनाई दे। The amplitude of a sound wave can be defined as the loudness or the amount of maximum displacement of vibrating particle of medium from their mean position when the sound is produced। यानी अगर हम एम्पलीट्यूड या आयाम की बात करें तो आयाम क्या होता है, आयाम को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो आयाम है, आयाम से ही पता चलता है कि जो आपकी ध्वनि है वो तेज है या मंद है। यानी जो आयाम है उससे ही आपको पता चलेगा कि आपको जो साउंड सुनाई दे रही है, आपको जो ध्वनि सुनाई दे रही है वो कैसी है। ठीक है, वो लाउड है या कम। या हम ये भी कह सकते हैं कि ये क्या होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, अधिकतम विस्थापन होता है किसी भी पार्टिकल। ध्वनि तरंग के आयाम को ध्वनि उत्पन्न होने पर माध्यम में कंपन कणों की उनकी औसत स्थिति से अधिकतम विस्थापन की तीव्रता या मात्रा के रूप में परिभाषित किया जा सकता। अब हम चलते अपने अगले टॉपिक की तरफ जो है लाउडनेस एंड पिच, यानी प्रबलता तथा तारक। अब इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको एक एक्टिविटी करनी है। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको एक जो है, आपको कोई भी मेटल का या फिर कोई भी आपको ग्लास ले लेना है, जैसे कि आप स्टील का ग्लास ले सकते हैं। अब आपको क्या करना है, इसे हिट करना है, यानी इसको किसी भी डंडी से एक बार इसे पीटना है। तो आप क्या देखेंगे कि आपको ये हल्का हल्का वाइब्रेट होता हुआ दिखाई देगा, यानी ये आपको कंपित होता हुआ या कंपन इसमें होती हुई आपको दिखाई दे। अब आपको क्या करना है, एक आप तार लेंगे या फिर आप किसी धागे से एक थर्माकोल की जो बॉल होती है उसको बांध दें और उसको आपको इस ग्लास के पास लेके जाए। ठीक है, इस तरीके से आप लटका देंगे। अब आपको क्या करना है, जैसे ही आप इस जो ये ग्लास है, जो मेटल का या धातु का जो ग्लास है, इसे जैसे ही आप पीटेंगे तो ये वाइब्रेट होगा, वैसे ही आपको क्या करना है, इस थर्माकोल की बॉल को इसके पास लेके जाए। अब आपको इस थर्माकोल की बॉल को ऑब्जर्व करना है, इसको देखना है। तो आप क्या देखते हैं, आप ये देखते हैं कि आपको जो है इस थर्माकोल की जो बॉल है वो आपको कंपित होते हुए या कंपन होते हुए, वाइब्रेट होते हुए दिखाई दे। अब आपको क्या करना है, अब आपको फिर से क्या करना है, इस ग्लास को फिर से तेजी से पीटना है, फिर तेजी से एक स्टिक से मारना है, फिर ये वाइब्रेट करेगी, फिर आपको थर्माकोल की बॉल को लेके जाए। अब आप देखेंगे कि सेकंड केस में या दूसरे केस में जब आपने ग्लास को बहुत ज्यादा तेजी से जो है पीटा है तो क्या हुआ, जो थर्माकोल की बॉल है वो आपको ज्यादा तेजी से वाइब्रेट करती हुई दिखाई दे, या हम ये कह सकते हैं कि आपको उसमें विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट ज्यादा दिखाई दे। तो इससे क्या पता चला
जैसे ही आपने ज्यादा तेजी से ग्लास को पीटा तो उसका जो वाइब्रेशन है वो ज्यादा तेज हुआ, यानी कि उसका जो एम्पलीट्यूड है वाइब्रेशन का या कंपन का जो एम्पलीट्यूड या आयाम है वो ज्यादा हो गया, जिस कारण आपको विस्थापन ज्यादा दिखाई। वहीं पहले केस में आपने बहुत तेजी से नहीं पीटा था तो आपको वाइब्रेशन में जो विस्थापन है, कंपन में जो विस्थापन है वो आपको कम दिखाई। अब आप एक और चीज आपने ऑब्जर्व की होगी कि जैसे ही आप पहले केस में जब आप ग्लास को पीते हैं तो आपको उतना तेज साउंड सुनाई नहीं दी, क्योंकि आपने बहुत धीरे से पीटा और वाइब्रेशन भी कम था, कंपन भी कम था। वहीं दूसरे केस में जब आपने इसे बहुत तेजी से पीटा तो आपको ज्यादा तेज आवाजें सुनाई दी, साथ ही साथ आपको जो है एम्पलीट्यूड भी ज्यादा दिखाई। यानी इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें ये पता चलता है कि जितना ज्यादा वस्तु के का आयाम होगा या वस्तु के कंपन का आयाम होगा उतना ज्यादा वो साउंड यानी ध्वनि उत्सर्जित करे, जितना कम आयाम होगा उतनी कम वो ध्वनि उत्सर्जित करेगी। यानी बेसिकली अगर हम ध्वनि की प्रबलता की बात करें या लाउडनेस की बात करें तो ये किस पर निर्भर कर रही है? आयाम पर, यानी एम्पलीट्यूड। जितनी ज्यादा प्रबलता, जितना ज्यादा आयाम उतनी ज्यादा ध्वनि में आपकी प्रबलता हो। ठीक है, द लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन इट्स एम्पलीट्यूड, यानी ध्वनि की प्रबलता उसके एम्पलीट्यूड या आयाम पर निर्भर करती है। When the amplitude of vibration is large, the sound produces loud. अब जब ध्वनि की, ठीक है, जो आपकी ध्वनि है उसकी वाइब्रेशन या उसका जो कंपन है, उसका जो एम्पलीट्यूड है, उसका जो आयाम है वो अगर ज्यादा होगा तो ध्वनि कैसी होगी? ज्यादा प्रबल होगी, ज्यादा तेज आपको ध्वनि सुनाई देगी। When the amplitude is small, the sound produces feeble. वहीं अगर एम्पलीट्यूड कम होगा, अगर आयाम कम होगा तो आपको मंद ध्वनि सुनाई देगी, यानी हल्की ध्वनि सुनाई देगी। ध्वनि की प्रबलता इसके आयाम पर निर्भर करती है। जब किसी कंपित वस्तु का आयाम अधिक होता है तो इसके द्वारा उत्पन्न ध्वनि प्रबल होती है। जब आयाम छोटा होता है तो उत्पन्न ध्वनि मंद होती है। अब इसको आप यहाँ पे समझ सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास दो वेव दिखाई गई, ठीक है। तो पहली वेव जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका जो आयाम है वो कैसा है? कम है। किसके कंपैरिजन में? दूसरी वाले के कंपैरिजन में, या दूसरी वाले जो यहाँ पे जो ये फिगर दी है इसके कंपैरिजन। यानी कि ये जो ध्वनि है ये मंद ध्वनि होगी, या जिस भी वस्तु का ये वेव होगी, वाइब्रेशन होगा, उसकी जो ध्वनि होगी वो कैसी होगी? मंद होगी, क्वाइट होगी। वहीं जिस भी वस्तु की ध्वनि इस तरीके से या उसका जो वाइब्रेशन है कुछ इस तरीके से होगा तो ऐसी वस्तु की जो ध्वनि होगी वो ज्यादा प्रबल या लाउड हो। ठीक है, तो यानी हम क्या कह सकते हैं? हम ये कह सकते हैं कि जो एम्पलीट्यूड होता है, आयाम होता है, इससे ये पता चलता है कि आपकी ध्वनि कितनी प्रबल है या कितनी हल्की। जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड उतना प्रबल ध्वनि, जितना कम एम्पलीट्यूड उतनी मंद ध्वनि। अब हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की। तो जो फ्रीक्वेंसी होती है यानी आवृत्ति होती है, इससे ये पता चलता है कि आपकी जो ध्वनि है वो कितनी तीक्ष्ण होगी, यानी कितनी श्रिल होगी, या उसका कितना ज्यादा पिच होगा। जितना ज्यादा आवृत्ति होगी उतना ज्यादा क्या होगा? श्रिलनेस ज्यादा होगी, और जितनी कम आवृत्ति उतनी श्रिलनेस कम होगी। अब अगर हम आवाजों की बात करें, ध्वनियों की बात करें, तो जो विमेन होती है या जो महिलाएं होती हैं उनकी जो आवाज होती है वो ज्यादा तीक्ष्ण होती है या ज्यादा पिच की होती है, यानी उनकी ध्वनि में आवृत्ति ज्यादा होती है, उनकी ध्वनि में फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। वहीं अगर हम मेल या फिर पुरुष की बात करें तो उनकी जो ध्वनि होती है वो कैसी होती है? उसमें आवृत्ति कम होती है। ठीक है, उसमें आवृत्ति कम होती है, यानी उसकी जो श्रिलनेस होती है, उसकी तीक्ष्णता कम होती है। तो बेसिकली
आयाम जो है ये बताता है कि आपकी ध्वनि कितनी प्रबल होगी, कितनी मंद होगी। वहीं अगर हम बात करें आवृत्ति की, तो आवृत्ति क्या बताती है? आवृत्ति ये बताती है कि आपकी ध्वनि कितनी तीक्ष्ण हो। ठीक है। द फ्रीक्वेंसी डिटरमाइन द श्रिलनेस ऑफ पिच ऑफ अ साउंड, यानी जो आवृत्ति होती है वो यह बतलाती है कि जो आपकी ध्वनि है वो कितनी तीक्ष्ण होगी, उसकी जो तारत्व है या पिच है वो कैसा। आवृत्ति ध्वनि की तीक्ष्णता या तारत्व को निर्धारित करती है। If the frequency of vibration is higher, we say that the sound is shrill and has a higher pitch. अगर किसी भी ध्वनि की फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति क्या होगी? ज्यादा हो, आवृत्ति ज्यादा होगी तो वो जो आवाज है वो ज्यादा श्रिल होगी, ज्यादा तीक्ष्ण होगी, या उसका जो पिच होगा वो ज्यादा होगा, यानी वो तीखी हो। ठीक है, वो तीखी होगी। फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो ध्वनि आपकी तीखी हो। यदि कंपन की आवृत्ति अधिक है तो हम कहते हैं कि ध्वनि तीखी। If the frequency of vibration is lower, we say that the sound has a lower pitch. वहीं अगर ध्वनि की जो आवृत्ति है वो कम है तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि उसकी जो पिच है वो कम है, यानी वो ध्वनि कम तीखी है। यदि कंपन की आवृत्ति कम है तो हम कहते हैं कि ध्वनि का तारत्व कम है। Usually the voice of a woman has a higher frequency and is shriller than that of men. अगर हम नॉर्मली देखें तो जो महिलाएं होती हैं उनकी जो आवाज होती है, उनकी जो ध्वनि होती है वो ज्यादा तीखी होती है, यानी उसकी आवृत्ति ज्यादा होती है। वहीं अगर हम पुरुषों की बात करें, मेन की बात करें, तो उनकी जो ध्वनि होती है वो कम तीखी होती है। ठीक है। एक महिला की आवाज किसी पुरुष की अपेक्षा अधिक आवृत्ति की तथा अधिक तीखी होती। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपके पास फिगर है, तो ये क्या है? आपके पास ड्रम है और यहाँ पे आपके पास विसल है यानी सीटी। अगर हम ड्रम की आवाज सुने तो जो ड्रम की आवाज होती है वो कम तीखी होती, यानी कि इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है? कम होती। वहीं अगर हम किसी विसल या फिर सीटी की बात करें, आपके पास सीटी है, सीटी आपने बजाई, तो सीटी की जो आवाज होती है वो तीखी होती, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती। यानी जो ड्रम है उसकी आवाज फ्लैट होती है। क्यों होती है? क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी कम है, उसकी आवृत्ति कम है। वहीं सीटी में जो है, सीटी की जो फ्रीक्वेंसी होती है ज्यादा होती है, इसलिए इसकी जो आवाज है वो काफी तीखी या तीक्ष्ण हो। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जो है आपका ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड, यानी श्रव्य तथा अश्रव्य ध्वनियां। यानी इस टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे कि कौन सी ऐसी ध्वनियां होती है जो कि मानव सुन पाते हैं और कौन सी ऐसी ध्वनियां हैं जो नहीं सुन। अगर हम बात करें ध्वनियों की, तो अनेक प्रकार की ध्वनियां हमारे आसपास हो, लेकिन हम एक स्पेसिफिक, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की, आवृत्ति की जो ध्वनियां होती हैं उन्हीं को सुन पाते। इन्हीं को हम जो है ऑडिबल साउंड कहते हैं, यानी श्राव्य ध्वनियां कहते हैं। वहीं वो ध्वनियां जो इन फ्रीक्वेंसी के बाहर की ध्वनियां होती है, जिन्हें हम नहीं सुन पाते, ऐसी ध्वनियों को हम अश्राव्य ध्वनियां यानी इनऑडिबल साउंड कहते हैं। तो बेसिकली अगर हम बात करें श्राव्य ध्वनियों की या ऑडिबल साउंड की, तो ह्यूमन बीइंग 20 से 20,000 हर्ट्ज की जो ध्वनियां होती हैं, ठीक है, इतनी फ्रीक्वेंसी की ध्वनियों को जो है मानव कान सुन पाते। ठीक है, तो इसी रेंज की जो ध्वनियां होती हैं इन्हीं को हम क्या कहते हैं? ऑडिबल साउंड, यानी श्राव्य ध्वनि। ठीक है, तो वो सारी की सारी साउंड या ध्वनियां जो 20 हर्ट्ज से 20,000
ठीक है, 20,000 हर्ट्ज तक की रेंज की होती है, उन्हीं को हम ऑडिबल साउंड कहते हैं। और इसके अलावा जो बाकी फ्रीक्वेंसी की जो ध्वनियाँ होती हैं उन्हें हम सुन नहीं पाते, उन्हें हम अश्राव्य ध्वनियाँ कहते हैं। The fact is that sound of frequency less than 20 vibration per second, 20 hertz, cannot be detected by human ear. Such sound are called audible sound. यानी वो ध्वनियाँ जिनकी आवृत्ति 20 कंपन प्रति सेकंड से कम होती है, यानी 20 हर्ट्ज से कम होती है, ऐसी ध्वनियों को मानव कान सुन नहीं पाता और ऐसी ध्वनियों को इनऑडिबल साउंड यानी अश्राव्य ध्वनियाँ कहा जाता है। 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनियाँ मानव कान द्वारा संसूचित नहीं की जा सकती, ऐसी ध्वनियों को अश्राव्य ध्वनियाँ कहा जाता है। On the higher side, sounds of frequency higher than 20,000 vibration per second are also not audible to human. और इसी तरीके से 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की जो ध्वनियाँ हैं, यानी कि 20,000 कंपन प्रति सेकंड से ऊपर की जो ध्वनियाँ हैं, उनको भी मानव कान नहीं सुन पाता। तो ये भी क्या है, ह्यूमन बीइंग के लिए इनऑडिबल यानी अश्राव्य ध्वनि। लगभग 20,000 कंपन प्रति सेकंड, 20,000 हर्ट्ज या 20 किलो हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनियां भी मानव कान द्वारा संसूचित नहीं की जाती। Thus, for human ear, the range of audible frequency is roughly 20 to 20,000 hertz. इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो मानव कान है, ह्यूमन एयर है, उसके लिए ध्वनि को सुनने की जो रेंज है वो 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच में है। अतः मानव कानों के लिए श्रव्य की आवृत्ति का परास यानी रेंज लगभग 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक है। इसका अर्थ यह है कि हम केवल 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति वाली ध्वनियां ही सुन सकते हैं। ठीक है, तो ह्यूमन बीइंग या जो मानव है वो किस रेंज की या किस परास की ध्वनियां सुन सकता है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की रेंज की ध्वनियों को ही वो सुन पाता है। और इन्हीं को हम क्या कहते हैं, आपके ऑडिबल साउंड यानी श्राव्य ध्वनि। अब बाकी जो ध्वनियां हैं जो इस रेंज के बाहर की ध्वनियां होती है, उनको मानव कान नहीं सुन पाता, ऐसी ध्वनियों को हम अश्राव्य ध्वनियां कहते हैं। अब इसी तरीके से कुछ ऐसी ध्वनियां होती है जो हमें नहीं सुनाई देती, लेकिन जो आपके कुछ पशु हैं, कुछ जानवर हैं, वो सुन पाते। ठीक, Some animals can hear sound frequency higher than 20,000 यानी कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो 20,000 हर्ट्ज से अधिक वाली ध्वनियों को भी सुन पाते। Dog have this ability. The police use high frequency whistle which cannot be heard by human being. यानी अब जैसे अगर हम डॉग की बात करें, ठीक है, डॉग के पास क्या होता है, डॉग सुन सकता है ऐसी ध्वनियों को जिसकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा हो। तो जो पुलिस होती है वो ऐसी विसल का उपयोग करती है जो कि सिर्फ ये जो डॉग होते हैं यही सुन पाते हैं, आपके जो है ह्यूमन एयर या मानव कान नहीं सुनते। ठीक है, तो जैसे आपके डॉग हो गए, वेल हो गई, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये ऐसी ध्वनियों को सुन पाते हैं जिसे नॉर्मल मानव कान नहीं सुनता। इसी तरीके से जो आपका अल्ट्रासाउंड होता है, अल्ट्रासाउंड में भी जो है आपकी जो 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा की फ्रीक्वेंसी की ध्वनियों का उपयोग किया जाता है। और इसका उपयोग आपका मेडिकल जो है मेडिकेशंस में होता है, यानी कि आपका जो ट्रीटमेंट होता है, इलाज करने में इसका उपयोग किया जाता है। तो अल्ट्रासाउंड में भी आपका 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा की फ्रीक्वेंसी की ध्वनियों का उपयोग किया जाता है, ताकि अगर कोई बीमारी है, कोई भी प्रॉब्लम है स्वास्थ्य संबंधी, उसको डिटेक्ट किया जा सके, उसे पहचाना जा सके। The ultrasound equipment familiar to us for investigation and tracking many medical problems
वर्क एट फ्रीक्वेंसीज हायर देन 20,000 हर्ट्ज। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अल्ट्रासाउंड में किसका उपयोग होता है, आपका 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा की फ्रीक्वेंसी वाली साउंड। अब हम बात करते हैं नॉइस एंड म्यूजिक की, यानी शोर और संगीत। तो जब भी हम शोर की बात करते हैं तो शोर का अर्थ क्या हो? शोर का अर्थ मतलब अनप्लीजेंट साउंड, यानी ऐसी ध्वनियां जो हमें अच्छी नहीं लगती, जो हमें बिल्कुल अप्रिय महसूस होती हैं, ऐसी ध्वनियों को ही हम नॉइस कहते हैं। जैसे कि अगर आप कहीं बाजार गए हैं और वहां पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, तो आपको क्या है, गाड़ियों की आवाज सुनाई देती है, आपको गाड़ियों के हॉर्न की आवाज सुनाई देती है, अलग अलग तरीके की आपको ध्वनियां सुनाई देती है जो कि आपको अच्छी नहीं लगती। ऐसी ध्वनियों को ही हम नॉइस यानी शोर कहते हैं। वहीं जब हम म्यूजिक की बात करते हैं, संगीत की बात करते हैं, तो जो संगीत होता है वो प्लीजेंट साउंड होती है, यानी ऐसी ध्वनियां जो आपको सुनने में काफी अच्छी लगती हैं, आपको उसको सुन के काफी अच्छा महसूस हो। अब जैसे कि शोर का यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हैं कि ट्रैफिक हो रखा है कहीं बहुत ज्यादा, हॉर्न की आवाज आ रही है, गाड़ियों की चलने की आवाज आ रही है, किसी के बोलने की आवाज आ रही है, तो ये क्या हो गया, एक उदाहरण हो गया आपका नॉइस का यानी शोर। इसी तरीके से जो आपके एम्पलीफायर होते हैं या ट्रैफिक होते हैं, इन सब चीजों की जो साउंड होती है जो कि हमें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, ये आपके क्या हो जाते हैं, शोर हो जाते हैं। अनप्लीजेंट साउंड आर कॉल्ड नॉइस। अप्रिय ध्वनियों को शोर कहते हैं। म्यूजिक की बात करें, संगीत की बात करें, तो संगीत क्या होती है, प्लीजिंग साउंड, यानी जो हमें बहुत अच्छी लगती है, हमें रिलैक्स महसूस कराती है, हमें बहुत अच्छा लगता है, या हमारा जो मूड है वो काफी अच्छा हो जाता है जिसे सुन के, वो आपका क्या होती है, म्यूजिक होती है। तो बेसिकली जो म्यूजिक है या संगीत है वो आपके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से आपको मिलती है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके पास अलग अलग प्रकार के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, जैसे बांसुरी, ढोलक, खोल, पुंगी, सारंग, वीणा, तानपुरा, सितार, शहनाई। तो ये क्या है, आपके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है और इनसे आपको प्लीजेंट साउंड यानी अच्छी ध्वनियां सुनाई देती। ठीक है, तो म्यूजिकल साउंड इज वन विच इज प्लीजेंट टू द ईयर। सुस्वर ध्वनि वह है जो कानों को सुखद लगती। तो आपका जो नॉइस है वो क्या होता है, वो आपको अच्छा महसूस नहीं कराता है। वहीं अगर हम म्यूजिक की बात करें तो म्यूजिक क्या करता है, आपको अच्छा महसूस कराता है। तो बच्चों, आज हमने ये देखा कि एम्पलीट्यूड यानी आयाम क्या होता है, आवृत्ति क्या होती है। अगर किसी भी कोई भी जो वाइब्रेशन है उसका अगर आयाम या एम्पलीट्यूड ज्यादा है तो वो ध्वनि आपकी लाउड होती है यानी प्रबल होती है। वहीं ऐसी ध्वनियां जिनका एम्पलीट्यूड कम होता है तो ऐसी ध्वनियां आपकी मंद होती है। इसी के साथ साथ हमने आवृत्ति देखा, तारत्व क्या होता है, तीक्ष्णता क्या होती है, ये हमने जाना। इसके साथ साथ हमने ये देखा कि ऐसी कौन सी ध्वनियां हैं जो मानव कान सुन पाता और कौन सी ऐसी ध्वनियां हैं जो मानव कान सुन नहीं पाता, यानी अश्राव्य ध्वनियां क्या होती है, ये भी हमने जाना। इसके साथ साथ हमने अभी नॉइस और म्यूजिक का कॉन्सेप्ट देखा, शोर और संगीत क्या होता है ये हमने जाना। इसी टॉपिक को हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे कंटिन्यू करेंगे। आपको क्या करना है, जितना भी आपको पढ़ाया गया है उसे रिवाइज करना है। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।